हेलो स्टूडेंट्स, जेबी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत स्वागत है। आज मैं 9th क्लास के लिए मैथ का मॉडल पेपर का सेट 1 का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। आप सभी इसको ध्यान से देखेंगे, बहुत ही डिटेल्स बताने का प्रयास करेंगे हम, ताकि सभी को आसानी से समझ में आ जाए। और अगर समझ में आ जाए तो फिर दूसरों को भी ये वीडियो शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि जब भी मैं ऐसा कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास पहुंच जाए। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। मतलब हमारे पास क्या है कि एक प्रश्न है जिसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। 4 ऑप्शन है, हमको चारों में से एक बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो 4 ऑप्शन है, जैसे पहला ऑप्शन 3 है, 10√3 है, पाई है, इनमें से कोई नहीं। अब बताना कि चारों में से क्या आंसर सही होगा। तो प्रश्न क्या था? प्रश्न था कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या, परिमेय कौन है इसका? 3 परिमेय संख्या है, 10√3 परिमेय है, या पाई परिमेय है, या इनमें से कोई नहीं, मतलब उसमें से कोई परिमेय है ही नहीं। तो एक बार हम रिकॉल कर देते हैं यहाँ परिमेय संख्या क्या होता है। तो देखिए, परिमेय संख्या तो ऐसे उसका फॉर्मूला आता है कि जिसको हम p/q के रूप में लिख रहे हैं उसको परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, उसके बाद उसका क्या होना चाहिए? वो पूर्ण संख्या होना चाहिए। या ऐसे समझो कि जैसे ये 3 है, ये 10√3 है, ये 5 है, ये √7 है, √5 है, √4 है, बहुत सारा एग्जाम्पल है। अब इन सबों में से हम समझेंगे कि परिमेय किसको और परिमेय किसको कहते हैं। जैसे ये 3 है, 3 को हम बोलेंगे ये परिमेय संख्या है क्योंकि इसका वैल्यू एडजेक्ट में है। ठीक है, लेकिन अगर √7 की बात करें, ये परिमेय संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका वैल्यू एडजेक्ट नहीं है। ये इसका अगर वैल्यू निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट भी नहीं निकलेगा, और आगे क्लास में मिलेगा इसका वैल्यू √7i आता है, जो कि 11th में मिलेगा ये बात। ठीक है, इसको इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। और यहाँ पर क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या एक वास्तविक रियल नंबर होना चाहिए, इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए। तो हम इसको सिंपल में समझेंगे कि जो रूटेंडर में रहे वो परिमेय संख्या नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर उसका स्क्वायर रूट निकल जाए, जैसे √4 है, इसका अगर वर्गमूल हम निकालेंगे तो √4 का 2 आ जाएगा, तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे? ये परिमेय संख्या है, क्योंकि ये रियल नंबर हो गया। ठीक है, तो हमारा यहाँ प्रश्न था कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कौन होगा? तो ये तो रियल नंबर है नहीं, पाई तो रियल नंबर है नहीं, ये तो होगा नहीं, क्योंकि यह 3 जो है ये परिमेय संख्या है। इसीलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद सेकेंड प्रश्न जो है, सेकेंड प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न में क्या होता है। अब मान लिया जाए 2 परिमेय संख्या ले लें, जैसे एक परिमेय संख्या 4 की बात करें, एक परिमेय संख्या कुछ भी 10 की बात कर देते हैं। अब क्या बोलता है कि अगर ये दोनों को हम गुना कर देंगे, अगर दोनों को क्या करते हैं? गुना कर दें, तो क्या होगा? ये हमेशा क्या होता है? अपरिमेय होता है, परिमेय होता है, पूर्ण होता है, अभाज्य होता है। तो देखें, अगर दोनों को इंटू करते हैं तो 4 × 10 40 हो जाता है। अगर 2 नंबर ले जाए 5 और 25 लेना, इंटू करें 125 आ जाएगा। ये सारे क्या है? ये परिमेय ही है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसका आंसर परिमेय हो जाएगा। 2 परिमेय संख्या का गुणनफल क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, 0 किस प्रकार की संख्या है। अब शून्य जो है वो शून्य जो है ये क्या है? अपरिमेय है, अभाज्य है, विषम है, परिमेय है। तो शून्य क्या है? इसके नीचे भी 1 डाल सकते हैं, p/q इसको हो गया, और ये रियल नंबर है, इसलिए क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या ये हो जाएगा। उसके बाद प्रत्येक परिमेय संख्या है, अब बोलता है जितना परिमेय संख्या है वो सारा क्या है? पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है, अपरिमेय संख्या है, तो वास्तविक संख्या। इसका आंसर क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा, क्योंकि हम पहले ही बता दिए कि परिमेय संख्या रियल नंबर होता है, वास्तविक संख्या होता है। रियल नंबर को हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं। इसके बाद है 3 तथा 4 के बीच निम्न में कौन सी परिमेय संख्या है। अब बोलता है 3 और 4 के बीच इसमें से कौन सा परिमेय संख्या है। तो 3 और 4 के बीच की अगर हम बात किया जाए, तो ऐसे तो एक सिस्टम होता है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देने वाला। ये 7/2 है, लेकिन यहाँ 7/2 तो यहाँ पे ऑप्शन में है नहीं, तब इसका परिमेय संख्या क्या होगा? हाँ, तो हम क्या बोले कि ऐसे तो नॉर्मली अगर परिमेय संख्या निकालने की बात किया जाए, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करते हैं 7/2, लेकिन 7/2 ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। आज 7/2 ऑप्शन नहीं है, तब क्या करेंगे? ऑप्शन के अंदर आपको रखना है,
तो देखिए पाई जो है ये तो परिमेय है नहीं, पाई तो अपरिमेय संख्या है, ये तो होगा नहीं। अब 10/3 की बात करें तो अब देखिए इस तरह का प्रश्न आएगा तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, आप इसको डिवाइड करके चेक कर लेंगे। हम यही बोलेंगे कि आप 3 से अगर 10 को डिवाइड कर देते हैं तो 3 3 जा 9, पॉइंट देंगे 0, 3 3 जा 9, ये चलते आएगा। उसके बाद देखना अगर 7 से 15 को डिवाइड करेंगे इस ऑप्शन में तो 7 2 जा 14, फिर पॉइंट देंगे 0, 7 पॉइंट जा 7, तो ये 2 पॉइंट में आएगा, ये 3.3 आएगा। इसको भी जब डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, इसमें भी 2 पॉइंट आएगा। तो यहाँ पर बोला 3 और 4 के बीच, तो 3 और 4 के बीच 2 थोड़ी ना होगा, 3 और 4 के बीच तो यही होगा 3.3 वाला, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा वो नंबर डी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रश्न है छठा प्रश्न बच्चों, ये थोड़ा सा डिटेल समझना होगा इसको, ये थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। ये यहाँ पे क्या बोला है कि अगर 64 पे पावर x बराबर 8 है तो x का मान क्या होगा। हमारे पास एक कंडीशन है कि 64 पे पावर x इक्वल टू 8, तो x का मान क्या होगा। हम यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखे हैं, क्यों नहीं लिखे, क्योंकि इसको थोड़ा लॉन्ग करके बना दिखाना होगा हमको। देखिए अगर ऐसा प्रश्न आए तो क्या करेंगे, इधर 8 है, हम इसको भी 8 का फॉर्म में लाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 64 को 8 पे पावर 2 लिख देंगे। उसके बाद जो x उसका था वो तो पुराना वाला रहेगा ही, उसको क्यों चेंज कर दें हम भाई, इसके बाद 8 पे पावर कुछ नहीं तो वही रहेगा। अब देखना हम लोग जानते हैं कि पावर पे पावर रहे तो पावर को क्या करते हैं हम लोग जोड़ते, सॉरी गुना कर देते हैं। पावर पे पावर रहे, जैसे 3 पे पावर 2 और फिर पावर 5, तो क्या हो जाएगा 3, ये दोनों इंटू कर देंगे 10 हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पर है, यहाँ पर भी क्या करेंगे हम दोनों का पावर को इंटू कर देंगे, तो इंटू करेंगे तो 2 इंटू एक्स क्या होगा 2x होगा, इधर 8। अब देखो हम दोनों तरफ 8 कर दिए, हम लोग जानते हैं कि अगर दोनों तरफ बेस इक्वल रहे तो हम इसका आपस में बेस को कट कर देते हैं, इसके पास पावर क्या है 1 है। तो अब हम यहाँ से क्या लिखेंगे, अब यहाँ से लिखेंगे डायरेक्ट 2x इक्वल टू 1, इसलिए x इक्वल टू 1/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। इसके बाद सातवां प्रश्न जो है ये बहुपद से संबंधित है। देखते हैं इसको अब की बार, बोलता है इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है। तो थोड़ा सा फिर हम डिटेल्स करेंगे बहुपद के बारे में। बहुपद क्या होता है, तो बहुपद को हम लोग कहते हैं जिसमें बहुत सारा पद हो, जैसे एक क्या होना चाहिए उसके अंतर्गत एक कम से कम एक चर होना चाहिए और क्या होना चाहिए अचर होना चाहिए। ठीक है, चर और अचर जब दोनों मिल जाता है तब वो बहुपद बनता है। ठीक है, अब देखिए चर और अचर दोनों मिलता है, चर किसको कहते हैं, जो एबीसीडी का लेटर है उसको चर कहते हैं जेड तक, और जो काउंटिंग का नंबर 1 2 3 है इसको क्या अचर कहते हैं, ये वेरिएबल इसको इंग्लिश में इसको कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ क्या बोला कि कौन एक चर वाला बहुपद है, मतलब हमारे पास 4 ऑप्शन है x + y, ये वाला ये वाला ये वाला। अब जिसमें एबीसीडी का लेटर एक ही को होगा वही क्या हो जाएगा एक चर वाला बहुपद। जैसे इसमें देखिए x y 2 होती है, दो चर वाला बहुपद। इसमें देखो x दो जगह x ही है, यही हो गया एक चर वाला बहुपद। फिर ये वाला क्या हो गया दो चर वाला, और ये बहुपद है ही नहीं क्योंकि इसमें कांस्टेंट है लेकिन वेरिएबल नहीं है, एबीसीडी का लेटर कुछ है ही नहीं इसीलिए। इसके बाद जो 8वां प्रश्न है बच्चों, बहुपद 2x + 6 का शून्यक। इसका आपको शून्यक बताना है, एकदम बिल्कुल आसान है, जब भी शून्यक निकालने बोले सबसे आसान यही होता है। 2x + 6 = 0 लिख दो, शून्यक मतलब 0 कर दो बराबर के बाद। ठीक है, जैसे ही शून्यक लिखा दे को 0 कर दो, तो 2x = क्या हो जाएगा, ये 6 चला जाएगा उधर माइनस में, इसलिए x का वैल्यू क्या होगा तो -6, ये 2 यहाँ बटा में चला जाएगा, गुना में है तो प्लस में था माइनस में गया, ये दोनों के बीच में इंटू का चिन्ह यहाँ बाय में जाएगा, 3 बार में कटेगा तो x का मान कितना हो जाएगा -3। अब यहाँ बोला था कि बहुपद का शून्य क्या है, तो जो x का वैल्यू निकला -3 वही इसका क्या हो गया शून्य हो गया। इसके बाद अब 9 नंबर प्रश्न बोला है कि बहुपद जो है ये दिया गया बहुपद x⁴ - 3x² - 5 का घात क्या होगा। ठीक है बच्चों, देखो घात क्या होता है, घात को हम लोग हिंदी में कहते हैं पावर, सॉरी इंग्लिश में कहते हैं पावर। ठीक है, हिंदी हो गया घात, इंग्लिश हो गया पावर। अब ये पावर जो है तो बहुपद का पावर क्या होता है, बहुपद का घात क्या होता है, तो बहुपद का घात क्या होता है, तो जैसे देखना कि यहाँ पे x⁴ 2 है, यहाँ पे 4 है, कहीं पे 3 रहेगा, 10 रहेगा, 20 रहेगा, कुछ भी रहे, तो सबसे ज्यादा जो x का पावर होगा
वही उस पूरे बहुपद का क्या कहलाएगा, घात कहलाएगा, पावर कहलाएगा। इस पूरे बहुपद का जो घात होगा वो क्या होगा, इसका सबसे ज्यादा क्या है, 4 है, इसका मतलब 4 होगा। ठीक है, इसके बाद आगे बोला यहाँ पे 10वां नंबर प्रश्न में कि px इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो p0 का मान क्या होगा। ठीक है, देखो बच्चों हम इसमें प्रयास किए कि जो बच्चे कुछ भी नहीं जानते इसके बारे में वो भी इसको समझ जाएंगे, इसलिए थोड़ा हम स्लो बताने का प्रयास करते हैं, डिटेल से बताने का प्रयास करते हैं। अगर किसी को और ज्यादा फास्ट पढ़ना हो तो इसमें ऑप्शन आता है फास्ट करने का, आप फास्ट करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, बस यहाँ ये देखो अगला कि px इक्वल टू एक्स माइनस 1 है, p0 क्या होगा, p0 का मान क्या होगा, बिल्कुल ही आसान सी बात है। क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे x माइनस 1 दिया है, हमको p0 निकालना है, 0 बैठा दो यहाँ पे, 0 पुट करने के बाद कितना आया, -1, यानी कि जो px दिया रहे x यहाँ लिखा p0 मतलब x के जगह पे 0 पुट कर रहा है, -1 आएगा इसका आंसर, लिख दिए, टिक कर दिए। इसके बाद 11वां नंबर प्रश्न क्या है, 11 नंबर प्रश्न ये है कि इसमें से x² का गुणांक क्या है। फिर नई बात एक है, इसको भी डिटेल समझेंगे। बिल्कुल आसान है, हार्ड तो है ही नहीं कुछ भी, समझने के बाद कुछ भी हार्ड नहीं लगता, बस आराम से समझना, आसानी से धीरे धीरे। x² का गुणांक क्या है, गुणांक किसको कहते हैं, तो गुणांक जैसा सुनने में ही लग रहा है, गुणांक मतलब गुना, जिस चीज का गुना हुआ है वही उसका गुणांक कहलाएगा। जैसे यहाँ पर किसका x² का बोला है, तो x² यहाँ पर मिडिल में है, ये x² के साथ गुना क्या हुआ है, तो देखो यहाँ पे लिखा है 5x² का मतलब हो गया 5 इंटू x², तो x² के साथ गुना कौन हुआ है, -5, तो उसका गुणांक कौन हो जाएगा, -5 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। इसके बाद अगला जो है, यदि किसी बहुपद px बराबर x पे पावर 31 प्लस 1 को x माइनस 1 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। मतलब ये बहुपद है, इसको x माइनस 1 से क्या किया, डिवाइड किया गया, तो डिवाइड किया जाएगा तो शेषफल क्या होगा। तो बिल्कुल ही इजी चीज है, जब भी शेषफल निकालने का बात आए तो शेषफल निकालने का बात आए तो क्या करें, जिससे डिवाइड करना है उसको 0 कर दो, तो x माइनस 1 बराबर 0 करेंगे तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा। इसके बाद अब क्या करना है, जो बहुपद था यानी कि जो px था उसको क्या करेंगे हम लोग, उसमें से x जो था इसका x का वैल्यू जो 1 निकला तो x के जगह पे 1 पुट कर देंगे, तो 1 पे पावर कुछ भी कर दे हम लोग, 1 पे पावर 1000 भी कर देंगे तो इसका वैल्यू 1 ही रहता है, इसलिए इसका वैल्यू 1 हो गया और प्लस 1 ऐड कर दिए क्या हो गया 2। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सॉरी 2, हाँ, तो इसका ऑप्शन जो 2 है उसको हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। इसके बाद जो 13 नंबर प्रश्न है, बोलता है निम्न में से कौन सा बहुपद द्विपद है। अब यहाँ क्या बोला कि निम्न में कौन सा बहुपद क्या है, द्विपद है, जैसा नाम वैसा काम। द्विपद, द्विपद मतलब क्या हुआ, द्वि मतलब दो, पद मतलब पद, जिसमें 2 गो पद है वही क्या हो गया, द्विपद। तो द्विपद देखते हैं इसमें किसमें 2 गो पद है, इसमें 1 2 3, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 3, तो ये वाला हो गया। इसके बाद अब यहाँ बोला x² माइनस 9x प्लस 14 का गुणनखंड है, अब इसका गुणनखंड निकालना है, ये थोड़ा लॉन्ग होगा, देखेंगे गुणनखंड कैसे निकलेगा, निकलना तो होगा ही, आराम से देखेंगे। x² माइनस 9x प्लस 14, इसका गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, तो देखिए बहुत सारा प्रोसेस है इसका, लेकिन अभी जो यहाँ पे बताएंगे हम मिडिल टर्म फैक्टर बताएंगे, बीच वाला पद को तोड़ने वाला। जैसे ये बीच में 9 इसको क्या करना, 2 पार्ट में बांट देना है। कैसे बांटेंगे, तो ये x² अपना जगह पे, ये 14 अपना जगह पे, इसको 2 पार्ट बनाना है। लेकिन 2 पार्ट कैसे बनेगा, तो उसके लिए सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट को इंटू करना है, तो 14x² हो जाएगा। अब 2 को ऐसा संख्या खोजना है जो गुना करे तो 14 हो जाए और जोड़ घटाव करे तो कितना हो जाए, 9 हो जाए। जैसे कि 1 इंटू 14 करते हैं 14 आ जाता है, लेकिन 14 में 1 जोड़ेंगे तो 15 और घटाव करेंगे तो 13, लेकिन ऐसा हमको ढूंढना है जो जोड़ेंगे कितना हो जाए 9। तो देखिए 2 इंटू 7 करके 14 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। और क्या, दोनों को माइनस में दे देंगे, क्यों देंगे माइनस में, क्योंकि यहाँ माइनस है और दोनों सेम चिन्ह में रहेगा तो ही जुटता है, इसीलिए दोनों को सेम चिन्ह दिए माइनस, और गुना करेंगे फिर यहाँ प्लस आ भी जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे -2x माइनस 7x,
ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, दोनों को दोस्त बनाते हैं। इसमें से x को कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 होगा, इसमें से 7 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2। अब जो x माइनस 2 दो बार है उसके बदले एगो लिखो और एगो किसको लिखो, बाहर वाला दोनों पार्टी को। तो क्या हो गया, x माइनस 2 x माइनस 7, कहाँ ऑप्शन है देखते हैं, x माइनस 2 x माइनस 7, बी नंबर ऑप्शन सही हो गया इसका। 15 नंबर प्रश्न जो है बच्चों, तो 15 से लेकर ये 19 नंबर का जो प्रश्न है, एक ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ से है। तो पहला प्रश्न देखते हैं कि बिंदु B का निर्देशांक है। तो B का निर्देशांक है, तो देखिए B का निर्देशांक क्या होता है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि B यहाँ पर है कहाँ। B यहाँ पर इस जगह पर है, इसमें इस पूरे आलेख में। उसके बाद निर्देशांक क्या होता है, तो किसी भी बिंदु का निर्देशांक जो लिखा जाता है उसको ऐसे x और y लिखा जाता है, ठीक है। अब b का निर्देशांक बोलेगा तो b जो है वो x पे कहां जाकर मिला है, तो वो x में 2 पर मिला है, और y में कहां पर मिला है, -5 पे। तो b का जो निर्देशांक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 - 5। देखते हैं ऑप्शन कहां पे है, 2 - 5। इसमें 2 - 5 हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। हो सकता है हम ऑप्शन मिस्टेक लिख दिए हो, तो इसका ऐसे आंसर है 2 - 5 ही होगा, या फिर हो सकता है डायग्राम हम मिस्टेक बना दिए हो। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्देशांक -3 - 5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो निर्देशांक -3 - 5 जो है, तो देखिए यहाँ पे ये हो गया x, ये हो गया y। तो x का -3 y का -5 कहाँ पे है वो हम देखेंगे। तो x का -3 और y का -5, x में हो गया -3 आपका इस जगह पे, ये x लकीर है, और y में -5 यहाँ पे हो गया, ये आकर e पर मिला है। तो इसका जो बिंदु होगा वो क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। आगे बोला d का भुज। तो भुज क्या होता है, तो जो x का वैल्यू होता है इसमें वही भुज कहलाता है। तो d मेरा इस जगह पे है, ये x में 6 पे मिला है, तो d का भुज क्या हो जाएगा, 6। फिर है बिंदु h की कोटि। तो बिंदु h की कोटि, बिंदु h यहाँ पर है, तो जिस प्रकार x वाला को भुज कहते हैं उसे y वाला को कोटि कहते हैं। h जो है y पर किसमें है, -3 पे मिला है, इसका कोटि -3 हो जाएगा। आगे बोला है बिंदु m का निर्देशांक। बिंदु m का निर्देशांक, तो बिंदु m कहाँ पर है उसको सर्च करेंगे, m इस जगह पे है। अब इसका निर्देशांक क्या होगा, तो x में इसका -3 और y में, तो y में कहीं मिला ही नहीं है, मतलब 0, इसी लाइन पे गया ये। तो x में -3 y में 0, बी नंबर ऑप्शन है। आगे बोलता है कि x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। हाँ, इसको समझेंगे कि अगर कोई ग्राफ है, जैसे ये बड़ा वाला ग्राफ है, आलेख है, इसको इसमें हम समझते हैं कि अगर जहां पे x वाला और y वाला दोनों जिस जगह पे कटे, इस कटान बिंदु, प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं, इस बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं, जिसका x का भी वैल्यू वहां पे 0 और y का भी 0 होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मूल बिंदु। उसके बाद यदि 2 0 समीकरण 2x + 3y = k का एक हल है, तो k का मान क्या होगा। अब बोलता है ये बिंदु जो दिया गया है, निर्देशांक 2 0 इसका हल है, तो k का मान क्या होगा, ये इस ग्राफ से अलग है। बस कुछ नहीं करना है, x का वैल्यू ये या फर्स्ट वाला, y वाला या सेकंड वाला, तो ये दोनों वैल्यू को इसमें रख दो। जैसे 2x + 3y है, देखते हैं यहाँ, इसको अब इरेज कर देते हैं यहाँ से ग्राफ को, इसका कोई जरूरत अब नहीं है। यहाँ पर हमारे पास दिया गया है 2x + 3y = k, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, 2 0 को पुट करना, x के जगह 2 पुट कर दो और y के जगह पे 0। तो 2 2 जा 4, 3 0 0 = k। तो k का वैल्यू कितना हो गया इसमें, 4। वही बोला था k का वैल्यू क्या होगा, 4 हो गया। आगे बोलता है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है ax + by + c = 0 होता है। सभी कोई पढ़े होंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, ऐसा हम लोग कंपेयर करके abc का वैल्यू निकालते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो ऑप्शन कहीं भी दिया हुआ नहीं है, तो हम क्या करेंगे, लास्ट में 0 नहीं दिया है तो ये बी नंबर को ही फिर भी हम सही मान लेंगे।
इसके बाद जो 23 नंबर प्रश्न है ये है कि दो चर वाले रेखिक समीकरण का ग्राफ प्रदर्शित करता है। मतलब ये हुआ कि अगर दो चर वाला रेखिक समीकरण है, ये ग्राफ होता है। मान लिया जाए यहाँ पर एक बिंदु P है, एक बिंदु यहाँ Q है। अगर इसको हम मिला देंगे और वो कैसा होना चाहिए, दो चर वाला, तो वो कैसा ग्राफ बनेगा, एकदम सीधी बनेगा, एकदम सीधी बनेगा। जो दो चर वाला रहेगा एकदम सीधे रहेगा, कंफर्म है। जैसे ये x + 2y = 7 अगर से ग्राफ बनाएंगे ऐसे बनेगा। ठीक है, बनाकर चेक कर सकते हैं। इसके बाद 24 नंबर जो है कि x = 5 y = 2 निम्नलिखित में से किस रेखिक समीकरण का हल है। मतलब x और y का दो को वैल्यू दिया गया है और हमको क्या किया, चार ऑप्शन दे दिया है। चारों में क्या किया, एक मतलब समीकरण दे दिया है, दो चर वाला रेखिक समीकरण। करना क्या, हमको बताना है कि ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू किस समीकरण का है, किसमें इसको पुट करेंगे तो इक्वल हो जाएगा दोनों साइड, LHS = RHS। ठीक है, ऐसे यहाँ लिखा हुआ कि हल है, किस समीकरण का हल। तो हल किसको कहते हैं, तो जो जिस वैल्यू को पुट करने के बाद उसका LHS और RHS इक्वल हो जाए। ठीक है, तो जैसे हमको क्या करना है, इसे चेक करना होगा। हम पहला समीकरण की बात करेंगे तो x + 2y = 7 है। हम क्या करते हैं, x का वैल्यू यहाँ पे 5 रखते हैं, 2 × y का वैल्यू यहाँ पे 2 रखते हैं। इधर हो जाएगा 5 + 2 = 4, इधर 7, इधर कितना 9 हो रहा है, इधर 7 है, इधर 9 हो रहा है। इसका मतलब ये जो है पहला समीकरण का पहला ऑप्शन जो ए नंबर है उसका हल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, नंबर बी चेक करेंगे। बी नंबर में क्या है, 5x + 2y = 7। आप इसी वैल्यू को इसमें फिर पुट कर देंगे तो 5 × x का वैल्यू कितना 5 और 2 × y का वैल्यू कितना 2 = 7। ये 25, ये 4 भी बहुत ज्यादा हो रहा है, इसका भी नहीं होगा तब वो। ठीक है, इसके बाद इसमें देखेंगे x + y = 7 में x का वैल्यू अगर 5 रखते हैं, y का 2 रखते हैं, इधर 7 है, इधर भी 7 हो जाता है। इसका मतलब ये तीसरा ऑप्शन जो है, तीसरा जो रेखिक समीकरण है उसी का वो क्या है, हल है। इसके बाद 25 नंबर जो है प्रश्न, रेखिक समीकरण 2x + 3y = 12 का हल है। ठीक है, अब की बार देखना, यहाँ पे तो वैल्यू दिया था, बोला था किस समीकरण का हल है। यहाँ पर अब की बार क्या रेखिक समीकरण दे दिया है, इसका हल कौन टू है, मतलब कौन सा वैल्यू से पुट करेंगे दोनों तरफ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देखिए हमारे पास क्या है, 2x + 3y = 12। हम क्या करते हैं, x का वैल्यू 2 रखते हैं इसमें और y का वैल्यू 3 रखते हैं। तो 2 × 2 = 4 और 3 × 3 = 9, तो 13 हो जाएगा, ये 12 नहीं आएगा। इसका मतलब ये पहला ऑप्शन सही नहीं है। फिर सेकंड है 3 2। अब हम x का वैल्यू क्या करते हैं, 3 पुट कर देते हैं और y का 2 पुट कर देते हैं, देखते हैं ये 12 आएगा या नहीं। तो 2 3 = 6, 3 2 = 6, 6 6 12, यानी कि आ गया 12। इसका मतलब ये सेकंड वाला ऑप्शन इसका होगा, उसका हल होगा उस समीकरण का। इसके बाद अब जो है 26 नंबर, यदि बिंदु 2 3 x + y = k का द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है तो k का मान क्या होगा। वही बात है, 2 3 को इसमें पुट कर देना है। तो 2 3 को पुट करेंगे तो x + y = k है, यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ 3 रखेंगे, इधर k, तो 5 = k। तो k का मान क्या हो जाएगा, इसका आंसर 5 हो जाएगा। इसका हम ऑप्शन नहीं लिखे, ऐसे ही बनाने का प्रयास किए। उम्मीद करते हैं समझ में आ ही गया होगा ये भी। ठीक है, इसके बाद 27 नंबर प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि ये जो रेखिक समीकरण का आलेख x अक्ष को किस बिंदु पर, बस वही बात बोल रहा है। जैसे यहाँ बोला था क्या हल, इसका हल क्या होगा, वैसे यहाँ सिर्फ क्या लिख दिया है कि किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, मतलब ऐसे समीकरण है। ठीक है, अब इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे, मान लिया जाए ऐसे बने, तो कौन कौन सा बिंदु को टच करेगा। ठीक है, तो कौन कौन सा बिंदु को टच करेगा, किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, फिर क्या करेंगे, ये वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, जिसमें इक्वल हो जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। तो 4x + 3y = 12 है। हम क्या करते हैं, पहला वैल्यू को पुट करके देखते हैं, x का ये फर्स्ट वाला x, सेकंड वाला y, तो यहाँ 4 और यहाँ 0, यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा 0, यानी कि 12 नहीं आएगा इसमें। सेकंड वाला फिर पुट करेंगे, 4x + 3y = 12 में है, तो 4 × ये हो गया एक 0 और 3 × 6, तो 4 × 18, ये भी नहीं होगा। इसको पुट करके देखते हैं, हाँ ये हो जाना चाहिए। 4x +
3y इक्वल टू 12 है, 4 इंटू एक्स का वैल्यू 3 पुट करेंगे और 3 इंटू वाई का 0, 4 3 या 12 प्लस 0 तो 12 आ गया, यानी कि ये सी नंबर जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब जो है ये ग्राफ वाला कहानी यहाँ से खत्म होती है और यहाँ से कोण वाला शुरू होता है, रेखाएं और कोण। बोला कि 60 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा, तो सबसे पहले इसके लिए जानना होगा, यहाँ प्रश्न क्या बोला कि 60 डिग्री जो है इसका पूरक कोण क्या होगा, 60 डिग्री का पूरक कोण, तो जानना होगा कि पूरक कोण क्या होता है। सिंपल सी बात है भाई, पूरक कोण क्या होता है, तो दो कोण को जोड़ने का 90 होता है, उसी को पूरक कोण कहते हैं। मतलब ये हम लोग समझे कि अगर दो कोणों को जोड़ने के बाद 90 हो जाए तो ही पूरक कोण होगा। अगर हमको 50 डिग्री का कोण दिया रहे, अब बोले इसका पूरक क्या होगा, इसका पूरक 40 होगा। क्यों, अभी जस्ट हमने कहा कि दोनों मिलाकर कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अगर हमको 60 डिग्री दिया तो पूरा कोण क्या होगा, 30 होगा, क्योंकि जोड़ने के बाद 90 होना चाहिए। तो 60 डिग्री का पूरा कोण क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। उसके बाद बोलता है वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक हो लेकिन 180 से कम हो, क्या कहलाता है, ये तो परिभाषा है, रट्टम रट्टम वाला कहानी है, ये अधिक कोण है। ठीक है, इसको भी समझाते हैं। 0 डिग्री से अगर यदि 90 डिग्री कोण रहे तो उसको न्यून कोण कहते हैं। अगर यदि 90 डिग्री का रहे इसको सम कोण कहते हैं। और अगर यदि 90 से अधिक रहे और 180 से कम रहे तो ये क्या होता है, अधिक कोण होता है। इसको तीनों को नोट कर लेंगे। एक प्रश्न के साथ हम 3 प्रश्न सिखाने का प्रयास किए हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब हाँ, तो अगला प्रश्न जो 30 नंबर है, यह आपकी बात थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लॉन्ग है, जान है इसमें, ये समझ सकते हैं। और हम इसका ऑप्शन भी नहीं लिखे हैं। बोलता है उस कोण की माप क्या होगी, उस कोण की माप क्या होगा जिसका क्या हो जाए, ओ जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 है। मतलब एक कोण है, जरा देखेंगे इसको हम साइड में यहां पर बनाते हैं। प्रश्न नंबर 30 को क्या है कि एक कोण है, कोई भी कोण है, मान लेते हैं कोण x है, कोण को क्या मान लिया हम लोग, x। बोलता है ये कोण x जो है, ये कोण x, ये क्या है, ये कोण अपने पूरक कोण के आधे से, अपना पूरक कोण, जैसे मान लिया जाए 40 का पूरक कोण होता है 50, 50 का कोण होता है 40, 60 का कोण होता है 30। कैसे भाई, तो क्या करते हैं, जो पूरक कोण है उसको 90 में घटाव कर देते हैं इसका निकालने के लिए, इसका पूरक कोण निकालने के लिए 90 में घटाव करते हैं। ठीक है, तो इसका आ जाता है जैसे 30 आ गया। तो अब यहाँ पर यह था कि कोई कोण है वो अपने पूरक कोण के आधे से, जैसे x है, इसका पूरक कोण क्या होगा 90 माइनस x। ठीक है, इसके आधे मतलब इसमें क्या करना हम लोगों को, बटा 2 कर देना है, 90 माइनस x में बटा 2 कर देना है। इससे 30 ज्यादा है, इससे कितना ज्यादा है 30। तो ये कोण क्या होगा, उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 ज्यादा है। तो इसको कैसे निकालेंगे, एकदम इधर लाना होगा सबसे पहले इसको। जैसे लीनियर में x का मान निकाला जाता है, नीचे 1 डालना होगा, भिन्न का घटाव करना होगा। 1 और 2 का एलसीएम 2, 1 से 2 को डिवाइड करना 2 बार, 2 गुना x 2x हो जाएगा, और 2 से 2 कटेगा, यहाँ 90 माइनस x बचा रह जाएगा, इधर 30 हो जाएगा। 2x माइनस 90 प्लस x बाई 2 इक्वल टू 30। 2x में x जाएगा, सॉरी 2x प्लस में x भी प्लस में, ये क्या होगा, दोनों जुट जाएगा। और जुटने के बाद क्या लिखाएगा, यहाँ देखेंगे जरा सा, जुटने के बाद ये 3x माइनस 90 लिखाएगा बाई 2 इक्वल टू 30। फिर नीचे 1 डाल के क्रॉस मल्टीपल है, तो 1 से इसमें कर देंगे तो 3x माइनस 90, 2 गुना 30 करेंगे 60। इसके बाद क्या होगा, 3x बराबर 60, ये 90 चला जाएगा प्लस में, 3x बराबर 150, x का मान क्या होगा 150 है, 3 यहाँ बाय में चला जाएगा 50 बार में, यानी कि वो कोण कितना होगा 50 डिग्री का होगा। ठीक है, इसको इतना लंबा करके अगर नहीं बनाना चाहे तो आप दिमाग लगाकर बना सकते हैं। ऐसा कोण है जो अपने पूरा कोण के आधे से 30 ज्यादा है, वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न है
नीचे दी गई आकृति में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पर एक रेखा इधर से गई है AB, एक इधर से है CD। ये क्या हुआ है, बिंदु O पर इस जगह पे टच किया, दूसरे को काट दिया है। आगे बोलता है कौन AOC प्लस BOE, कौन AOC इस कोण का बात किया, BOE इस कोण का बात किया। बोलता कि ये दोनों मिलाकर कितना है, 70 डिग्री है। तो कौन COE क्या होगा, ये COE ये वाला क्या होगा। देखो बच्चों, हम लोग को पता है कि अगर एक सरल रेखा होता है, इस पे अगर यदि कितनों हम ऐसे लाइन खींचे, एक लाइन खींचेंगे एंगल बन गया, एंगल बन गया, एंगल बन गया, फिर खींच देंगे फिर एंगल बन गया। लेकिन इस जगह पे एक राउंड यहां से यहां तक हाफ राउंड पूरा करेंगे तो इस बिंदु पर 180 डिग्री कोण बनता है, और इधर से फिर कंप्लीट कर देंगे 360 डिग्री कोण बनता है। इसी बात को यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे, इसी फैक्ट को, और बनाएंगे इसको। देखो ये वाला और ये वाला बोलता है ये दोनों मिलाकर 70 है, ये कितना होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे कौन AOC प्लस कौन ये वाला COE प्लस कौन ये वाला BOE इक्वल टू 180 डिग्री। इसको कहते हैं हम लोग रेखिक युग्म कहते हैं, इस प्रमेय को रेखिक युग्म से। ठीक है, अब देखते हैं कि AOC प्लस BOE जो है वो कितना है, 70 डिग्री है। इसके जगह हम 70 फुट करते हैं। आइए हमको निकालना है COE, ये दोनों के जगह पे हमने क्या कर दिया, 70 फुट किया, इसको यहाँ लिख दिया बराबर 180। अब जैसे ही कौन COE निकालेंगे 180, ये 70 चला जाएगा माइनस में, तो कितना बचेगा आप खुद घटाव कर सकते हैं। 0 में 0 0, 8 में 7 1, 110 बच गया, ये हो गया आंसर। अगली प्रश्न में आते हैं, इसमें भी क्या करना हमको, x प्लस वाई का मान निकालना है। x यहाँ पर है, y यहाँ पर है, ये दोनों का मान क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं, जस्ट अभी बताए हैं कि किसी सरल रेखा पर टोटल कोण 180 बनता है। इस जगह पे एक x और ये 50, ये दोनों मिलाकर कितना हो गया 180। तो इस x का मान कितना हो जाएगा, 150 माइनस 180 माइनस 50 यानी कि 130। इसका मान कितना हो गया 130। अच्छा, एक शीर्षाभिमुख कोण होता है कि ऐसे अगर रहेगा, ये वाला कोण इसके इक्वल, ये कोण इसके इक्वल, इसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ये y जो है इसके इक्वल हो जाएगा 130। तो हम यहाँ पर y का वैल्यू कितना लिखेंगे, 130 लिखेंगे शीर्षाभिमुख कोण। या यहाँ पे एक अंतर कोण का हम लिख सकते हैं इस जगह पे कि दो समांतर रेखा, इस पे एक तिर्यक रेखा आई है, तो ये कोण इसके इक्वल होगा। ठीक है, इसमें एक अंतर कोण कहते हैं। अब यहाँ बोला कि x प्लस वाई, तो दोनों को जोड़ दो, x प्लस वाई तो 130x और y भी 130, तो जोड़ दिए कितना हो जाएगा 260, ये हो जाएगा आंसर। हम तो ऑप्शन लिखे नहीं है, आंसर 260 हो जाएगा। हाँ, तो 33 नंबर जो प्रश्न है, अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, सबको पता होगा 180 डिग्री। ठीक है, आगे बोलता है किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकता है। एक त्रिभुज है, अभी जस्ट हम लोग सुने कि त्रिभुज में तीनों कोणों को जोड़ने के बाद कितना 180 होता है। समकोण क्या हो सकता है, मतलब 90 डिग्री वाला कोण क्या होगा। तो देखो कोण तो इसमें 3 कोण होना चाहिए, 3 कोण में अगर 2 को 90 कर देते हैं तो 180 इधर हो गया, फिर तीसरा कोण कैसे, इसीलिए 90 वाला कोण क्या होगा, एक ही को होगा, बाकी दो क्या होगा 90 से कम होगा। तो यहाँ बोला कि त्रिभुज में कितना समकोण हो सकता है, एक त्रिभुज में एक ही समकोण हो सकता है, एक से ज्यादा नहीं हो सकता है। यहाँ बस एक में टिक कर देंगे जो जिस ऑप्शन में 1 नंबर होगा। ठीक है, आगे बोला है यदि AB बराबर QR, BC बराबर PR और CA बराबर PQ, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या त्रिभुज ABC सर्वांगसम PQR होगा, CBA सर्वांगसम ये होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, 2 त्रिभुज बनाना होगा। सबसे पहले चलिए 2 त्रिभुज बना लेते हैं। अब त्रिभुज बनाने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर AB इक्वल टू QR, जैसे अगर हम यहाँ पर AB दें, इसके सामने हम क्या देंगे QR। BC इक्वल टू PR, अगर हम यहाँ पे C दे दें, यहाँ P दे देंगे, तब ना BC इक्वल टू PR हो जाएगा। और CA इक्वल टू PQ, और CA और PQ हो गया। तो ये कौन सा त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया ABC
सर्वांगसम त्रिभुज QRP। ठीक है, अब देखो ऐसा ऑप्शन है यहाँ पे ABC तो है लेकिन PQR है, ठीक है, या उसके बाद यहाँ CBA है, यहाँ पर BAC है, या अगर QRP किसी में है तो वो भी नहीं है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसके बाद बोलता है निम्नलिखित में कौन जो है त्रिभुज की सर्वांग समता कसौटी नहीं है। बताना है कि इसमें त्रिभुज की सर्वांग समता कसौटी कौन नहीं है। AS ये है, RHS है, SAS है, इनमें से कोई नहीं। देखते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा। हाँ बच्चों, इसका मैंने ऑप्शन गलत लिख दिया था। यहाँ बोला निम्नलिखित में कौन त्रिभुज के सर्वांग समता कसौटी नहीं है, सब ये सब अलग हम लिख दिए थे। तो इसका जो आंसर होगा SSA। SAS भी कसौटी है, ASA भी है, SS भी है, लेकिन SSA ये कभी नहीं होता है। ठीक है, SSA जो है इसी को SAS लिखा जाता है। इसके बाद है दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के दो कोणों के युग्म बराबर हो तो किस प्रकार के होंगे। अब क्या बोला कि दो त्रिभुज सर्वांगसम है और इनमें क्या है, दो कोण का युग्म बराबर है, मतलब दो एंगल बराबर है। तो ये जो समरूपता होगा इसका कसौटी क्या होगा, दो एंगल बराबर, ये S हो जाएगा, AS ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा इसका। आगे उसके बाद समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है। तो समबाहु त्रिभुज उस त्रिभुज को कहते हैं जिसकी तीनों भुजा बराबर हो, और जब तीनों भुजा बराबर होगा तीनों कोण भी उसका बराबर होगा, और तीनों कोण बराबर होगा बोला उसका प्रत्येक कोण कितना होता है, तीनों मिलाकर 180। तो प्रत्येक कोण कितना, 3 से 180 को डिवाइड कर देंगे, 3 से 180 को, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 60 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 39। बोलता है कि यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजा के बराबर है, एगो त्रिभुज है ई वाला और फिर एगो त्रिभुज ये वाला है। अब इसकी इसका ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, तीनों भुजा आपस में बराबर है, इसकी सर्वांग समता की कसौटी कौन सा होगा। तो तीनों भुजा अगर बराबर रहे SSS, साइड 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 कसौटी से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 40 बोलता है आकृति में त्रिभुज BOC तथा AOD सर्वांग समता के किस नियम से सर्वांग है। एक डायग्राम हम लोग को दिया गया है, इसमें क्या है कि दो त्रिभुज है, एक ऊपर में है BOC और दूसरा जो है वो क्या है AOD। अब ये दोनों बोलता है क्या सर्वांगसम है, तो कसौटी क्या होगा। तो कुछ नहीं देखना कि कसौटी कौन सा है, जहां हमको 90 डिग्री का एंगल दिख जाए तो RHS वाला लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद बच्चों यहीं से ये कहानी खत्म होती है। ये जो मॉडल सेट 1 का फर्स्ट था पूरा 40 नंबर तक ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम सेट 2 जो है एक दूसरा वीडियो में लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक इसको अच्छे से देख लेंगे, अच्छे से इसको नोट कर लेंगे, रिवाइज करेंगे, जो भी करना हो, लेकिन तैयारी करेंगे क्योंकि मई का फर्स्ट या सेकेंड वीक में एग्जाम होने वाला है 9th क्लास का फर्स्ट टर्म का। तो स्वाभाविक है कि होगा ही, जहां तक ज्यादा चांस है होना ही चाहिए। और अभी यही बोलेंगे कि अगर ये मेरा पूरा वीडियो पढ़ाने का मेरा अंदाज जो है अगर सही लगा हो, अगर हर एक जगह पे लाइन बाय लाइन समझ में आ गया हो, तो खुद को डिसाइड करना है कि इससे बेनिफिट मिला या नहीं। और अगर बेनिफिट मिला तो ये बेनिफिट दूसरों को भी देने का जरूर प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम कहानी को विराम देते हैं। बस लास्ट में की बात हो रही है, खाते रहिए, पीते रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि जान है तो जहान है।